नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, जिसके चलते सियासी पारा चढ़ा हुआ है। और हो भी क्यों ना, जब देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में भी चुनाव कराए जा रहे हों। जाहिर है पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है, क्योंकि यूपी में जिस दल की सरकार होती है उसके लिए दिल्ली का रास्ता भी खुल जाता है। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए इस चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। राजनीति में एक मुहावरा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, यानी जिस पार्टी ने यूपी फतेह कर लिया उसके लिए दिल्ली की सत्ता हासिल करना आसान हो जाता है। और अधिकांश मौकों पर यह सही साबित भी हुआ है। अब तो चुनावों का ऐलान भी हो गया है। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और 10 मार्च को नतीजे भी आ जाएंगे, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि किसने मारी बाजी और किसको करना पड़ा अगले 5 साल का इंतजार। खैर, ये तो हुई चुनाव की बात। इसके अलावा देश में अभी कोरोना भी सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। कोरोना अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ चुका है। हर दिन लगभग 1.5 लाख से ज्यादा आंकड़े आना शुरू हो गए हैं। ऐसे में धीरे धीरे ये खतरा बढ़ रहा है, जो कि काफी चिंता का विषय है। पर इन सब के अलावा एक मुद्दा है जो अंदर ही अंदर देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाकर नफरत का बीज बो रहा है। कम उम्र के बच्चे इस जाल में फंसकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं। एक विशेष समुदाय की महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। जाहिर है आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बुल्लीबाई ऐप की, जिसने देश में हड़कंप मचा दिया। जनवरी 2022 में बुल्लीबाई ऐप और जुलाई 2021 में सुल्ली डील्स नाम से बनाए गए मोबाइल ऐप्स पर दर्जनों मुसलमान औरतों की सहमति के बिना उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर उनकी नीलामी की गई थी। जब ये मामला सामने आया तो मुंबई पुलिस ने पहले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फिर कार्रवाई में बुल्लीबाई ऐप के मुख्य क्रिएटर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने असम से गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा था कि आरोपी नीरज ही बुल्लीबाई ऐप का मास्टरमाइंड है। उसने ही गिटहब पर बुल्लीबाई ऐप को बनाया था। लेकिन जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो बात सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। कई सवाल उठने लगे, जिसका कारण था उन बच्चों की उम्र जो इस ऐप को ऑपरेट कर रहे थे। दरअसल इस ऐप से जुड़े बच्चों की उम्र मात्र 18 से 21 साल थी। ऐसे में सभी के जहन में सवाल उठने लगे कि इतने छोटे बच्चे इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में कैसे आए। इस तरह की नफरत इनके दिल में कैसे भरी कि इन्होंने इतना घिनौना काम किया और एक विशेष समुदाय की महिलाओं को टारगेट किया। इस सब के पीछे आखिर किसका हाथ है? यहां तक कि विपक्ष ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसने सभी को चौंका दिया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक रिपोर्ट साझा करते हुए बीजेपी को इस सब का जिम्मेदार बताया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, बुल्लीबाई ऐप मामले में अभियुक्त की कम उम्र देखकर पूरा देश पूछ रहा था कि इतनी नफरत आती कहां से है। दरअसल भाजपा ने नफरत की कई फैक्ट्री लगा रखी हैं। टेकफोक उनमें से एक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि राहुल गांधी ने ये आरोप क्यों लगाया, इसके पीछे की वजह क्या है, या फिर ये सब सिर्फ राजनीति के चलते कह दिया। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ये बात उन तथ्यों के आधार पर कही है जो उस रिपोर्ट में है, जिसे राहुल ने अपने ट्वीट के साथ साझा किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है। दरअसल अप्रैल 2020 में आरती शर्मा 08 नाम के ट्विटर अकाउंट से सिलसिलेवार कुछ ट्वीट्स किए गए थे। और खास बात यह है कि ये ट्वीट करने वाली कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के IT सेल में काम करने वाली एक कर्मचारी थी, जिसने अपने ट्वीट में दावा करते हुए एक गोपनीय ऐप के वजूद के बारे में बताया था। इसके अलावा उसने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। अब क्या आरोप लगाए थे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि उसने अपने ट्वीट्स में क्या लिखा था। प्रिय भाजपा, मैं 2014 से आपके IT सेल के लिए काम कर रही थी। अब मैंने छोड़ दिया है और हम समझ गए हैं कि तुमने ही हमें बलि का बकरा बनाया है। आप हमें एक ट्वीट के 2 रुपए दे रहे हैं, लेकिन आपने हमसे 2018 में वादा किया था कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। अब आप इनकार कर रहे हैं। झूठ, कहाँ है नौकरी? एक और ट्वीट में यूजर ने अपना गुस्सा निकालते हुए लिखा और बीजेपी से जुड़े गंभीर खुलासे किए। कई बीजेपी IT सेल सॉफ्टवेयर हैं। मुझे द टेकफोक का उपयोग करने का सुझाव दिया गया था। ये केवल IT सेल वर्कर्स के लिए गुप्त ऐप है। ये रिकैप्चा कोड को बाईपास करता है। ऑटो अपलोड टेक्स्ट और हैशटैग ट्रेंड के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि IT सेल वर्कर्स के समर्थक खिलाड़ी भी टास्कर ऐप का उपयोग कर रहे हैं।
अपने ट्वीट के जरिए यूजर ने आरोप लगाया कि टैग फॉग नाम के इस ऐप का इस्तेमाल सत्ताधारी दल से जुड़े राजनीतिक लोग कृत्रिम रूप से पार्टी को लोकप्रियता बढ़ाने, इसके आलोचकों को प्रताड़ित करने और सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर जन धारणाओं को एक ओर मोड़ने के लिए करते हैं। इस स्रोत ने दावा किया कि उनके रोजाना के काम में ट्विटर के ट्रेंडिंग सेक्शन को कुछ हैशटैग से हाईजैक करना, भाजपा से जुड़े कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, उन्हें चलाना और टैग फॉग ऐप के जरिए भाजपा की आलोचना करने वाले पत्रकारों को ऑनलाइन प्रताड़ित करना शामिल है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ऐप डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए 3 वन टाइम पासवर्ड की जरूरत होती है। पूरी प्रक्रिया में सामने आया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सार्वजनिक बहसों को भटकाने के लिए कदम ताल मिलाकर काम करने वाले सरकारी और निजी शक्तियों का गठबंधन है। ऐसा लगभग सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फर्जी ट्रेंड को आगे बढ़ाकर और बहसों और चर्चा को अपने हिसाब से हाईजैक करते हुए किया जा रहा था। ये साइबर फौज इस ऐप का इस्तेमाल रोजाना सार्वजनिक बहसों में हेराफेरी करने, स्वतंत्र आवाजों को प्रताड़ित करने और धमकाने और भारत में एक पक्षीय सूचनाओं का प्रसार करने के लिए करती हैं। इस ऐप का एक प्रमुख काम ट्विटर के ट्रेंडिंग और फेसबुक के ट्रेंड वाले सेक्शन को अगवा या हाईजैक करना है। इस फीचर का इस्तेमाल दक्षिणपंथी प्रोपेगेंडा को कई गुना फैलाने, इस कंटेंट को प्लेटफॉर्म के व्यापक और अलग अलग यूजर्स के वर्गों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है और इस तरह के अतिवादी नैरेटिव और राजनीतिक अभियानों की लोकप्रियता को वास्तविकता से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। ये ऐप एक और खतरनाक काम को अंजाम देता है। ये निजी ऑपरेटरों को आम नागरिकों के निष्क्रिय व्हाट्सएप खातों को हाईजैक करने और उनके फोन नंबरों का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा बार संपर्क किए जाने वाले या सभी नंबरों को मैसेज भेज सकता है। इस ऐप की एक बेहद अहम विशेषता यह है कि ऐप संचालक पल भर के नोटिस पर सभी मौजूदा खातों को डिलीट कर सकते हैं या उसे बदल सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिलेगा जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि ऐसा कुछ चल रहा था। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी का आईटी सेल बहुत मजबूत है और इस रिपोर्ट में किए गए दावों के अनुसार विपक्ष के सभी आरोप सही साबित होते नजर आ रहे हैं और ऐसे भी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करने में माहिर है। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि युवाओं के बीच इस तरह नफरत का बीज बोने के पीछे बीजेपी का ही हाथ है। यानी साफ कहा जा सकता है कि टैग फॉग भाजपा का मददगार ऐप है जिसने साइबर फौज को नफरत फैलाने व ट्रेंड से छेड़छाड़ करने की ताकत दी है और ये सब बीजेपी चुनावों में फायदे के लिए कर रही है। इसी तरह सुल्ली डील्स और बुल्लीबाई ऐप के बारे में जब खुलासा हुआ तो सरकार ने मामले को दबाने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करवाई क्योंकि पार्टी को खुद के फंसने का अंदाजा हो गया था। अब टैग फॉग से जुड़ा इतना बड़ा खुलासा होने के बाद एक सवाल और खड़ा हो गया है कि अगर देश में डिजिटल प्रचार होगा तो बीजेपी के अलावा कोई और तो प्रचार कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि चुनाव प्रचार और मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने कई बदलाव किए हैं। रैली रोड शो पर रोक लगा दी गई है, सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की परमिशन है। चुनाव की समाप्ति के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर रोक होगी, नुक्कड़ सभाओं की भी इजाजत नहीं होगी, किसी भी तरह की वाहन रैली भी नहीं निकाली जा सकेगी। डोर टू डोर प्रचार में भी केवल 5 लोग ही जा सकेंगे। 15 जनवरी के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद अगर रैलियों की इजाजत दी गई तो इसमें भी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। ऐसे में अगर इस रिपोर्ट पर गौर करें तो बीजेपी का आईटी सेल बेहद मजबूत है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि बीजेपी किसी और को प्रचार नहीं करने देगी, जो कि दूसरी पार्टियों के लिए काफी चिंता का विषय है। लेकिन बीजेपी को यह समझ जाना चाहिए कि देश में नफरत फैलाकर अब उसकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि अब देश की जनता विकास चाहती है, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं। ऐसे में क्या बीजेपी की ये कोशिशें कामयाब होंगी या बीजेपी को मलना पड़ जाएगा हाथ? इसके लिए अब 10 मार्च तक का इंतजार करना होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।